एक दिन तो सबको लाश हो जाना है, फिर कत्ल करने की क्यों जल्दबाजी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कातिल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक सीरियल किलर ही नहीं था, बल्कि जिंदगी भर में उसने 51 रेप और 250 से ज्यादा चोरियां भी की थी। यह कातिल इतना शातिर था कि पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इसको ढूंढने में पूरे 40 साल लग गए, और 40 साल बाद ये कैसे पकड़ा गया, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दुनिया का सबसे शातिर क्रिमिनल, और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, बात है ये कैलिफोर्निया की, और ये घटनाएं 1974 से 1986 के बीच में घटी थी। इन 12 वर्षों में एक सीरियल किलर ने पूरे कैलिफोर्निया में आतंक मचा के रखा था। इसको ढूंढना तो दूर, इसकी कोई फोटो भी किसी के पास नहीं थी। इसने 1974 में चोरी से शुरुआत की थी। वो चोरी करने से पहले पूरी तरह से रेकी करता था और फिर घर में घुसकर कीमती सामान चुरा कर रफू चक्कर हो जाता। इस तरह से उसने पूरे कैलिफोर्निया में तकरीबन 250 चोरियां की और कभी भी पकड़ा नहीं गया। जब वह अपने इस तरीके से चोरी करते हुए बोर हो गया तो उसने अपना चोरी करने का तरीका ही बदल लिया। अब वह उस घर में चोरी करता जिसमें कोई अकेली महिला होती, और चोरी करने से पहले वह कई दिनों तक रेकी करता, और जब उसको पूरा विश्वास हो जाता कि इस घर में अकेली लड़की या महिला ही रहती है, तब वह घर में घुसता। घर में घुसने के समय वह हमेशा मास्क लगा के रखता था, और फिर कभी चाकू और कभी बंदूक की जोर पर लड़की को रूम में ले जाता और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता। पर वह लड़की को उसी रूम में लेकर जाता जिसमें टीवी होता था। इसके बाद वह टीवी को चालू कर कोई चैनल लगा देता और फिर टीवी के ऊपर कोई पतला सा कपड़ा डाल देता, और फिर उसी की रोशनी में लड़की के साथ रेप करता। उसको इस रोशनी में उनके चेहरे पर खौफ देखकर बहुत मजा आता था। इस तरह से एक ही तरीके से इस शख्स ने कई रेप किए। उधर कैलिफोर्निया की पुलिस भी इसे ढूंढ रही थी, पर बिना किसी चेहरे के वह भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब यह शख्स अखबार पढ़ रहा था तो उसने अपने बारे में एक न्यूज देखी। उसमें लिखा था कि वह कायर है और सिर्फ उन घरों में घुसता है जिसमें अकेली महिलाएं रहती हैं। अब उसको लगने लगा कि पुलिस और मीडिया उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद उसने तय किया कि अब से वह सिर्फ उन घरों में घुसेगा जिसमें कोई मर्द भी होगा। इसका पहला शिकार एक नवविवाहित जोड़ा बना। रात को यह शख्स खिड़की के सहारे उनके घर में घुस जाता है। उस समय दोनों मियां बीवी बेडरूम में थे। यह टॉर्च से उनके ऊपर फ्लैश लाइट मारता है। फ्लैश लाइट देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। इसके बाद यह गन निकालकर दोनों को चुप रहने को कहता है, और फिर पत्नी को कोई लंबा कपड़ा या रस्सी ढूंढ के लाने को बोलता है। और जब वह रस्सी ढूंढकर लाती है तो यह शख्स उस महिला को बोलता है कि वह अब अपने पति के हाथ और पांव को बांध दे। जब वह उसके हाथ पांव बांध देती है तो यह शख्स उसके पति के सामने ही वैसे ही टीवी पर कपड़ा डालकर उसकी रोशनी में उस महिला के साथ जबरदस्ती करता है। इस दौरान उस महिला का पति किसी तरीके से अपने आप को कैद से आजाद करा लेता है और उस शख्स पर टूट पड़ता है। काफी देर तक हाथापाई होती है और फिर वह शख्स उस महिला के पति को गर्दन में गोली मार देता है। वह ऑन स्पॉट ही मर जाता है। इसके बाद जब उसकी बीवी चिल्लाती है तो उसको भी गोली मार देता है, पर वह बच जाती है। इसके कुछ दिन बाद वह एक और घर में घुसता है। उधर एक आदमी और उसकी बेटी रहा करते थे। उसी तरीके से वह उस लड़की को अपने पिता को बांधने को बोलता है। इसके बाद वह लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की का पिता अपने आप को छुड़ा लेता है और उस शख्स पर हमला कर देता है। उस लड़की का पिता ढील डॉल में लंबा चौड़ा था और वह उस शख्स पर भारी पड़ता है। इसके बाद
यह शख्स उस लड़की के पिता को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद यह शख्स कहीं लापता हो जाता है और काफी दिनों तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटती। पर तब तक यह शख्स तकरीबन 51 रेप कर चुका था। उधर कैलिफोर्निया की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, पर उसको भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब साल 1976 आ गया था। अब तक किसी को भी उसका चेहरा तो दूर, उसका नाम भी नहीं पता था। इसलिए मीडिया ने इसका नाम ईस्ट एरिया रेपिस्ट रख दिया। साल बीतते चले गए और इसका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद कैलिफोर्निया में एक के बाद एक 12 कत्ल होते हैं। यह सब कत्ल 1976 से 1986 के बीच में होते हैं। सब कत्ल का पैटर्न सेम रहता है। 1986 के बाद यह कत्ल का सिलसिला भी रुक जाता है। उधर पुलिस अभी भी ईस्ट एरिया रेपिस्ट को ढूंढ रही थी और सब रेप विक्टिम के बयान से कुछ ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर इस केस की जांच कर रहे थे और वह शुरू से ही इस केस से जुड़े थे। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और साल 2000 आ गया, पर अभी भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। 2000 के बाद डीएनए के डेटाबेस बनने शुरू हो गए थे। यह डेटाबेस प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थान रखते थे। इन डेटाबेस को रखने का पर्पस था कि अगर कोई अपने फैमिली ट्री के बारे में जानना चाहे तो डीएनए की मदद से जान सके। एक ऐसी ही प्राइवेट वेबसाइट थी जिस पर तकरीबन 1,70,000 लोगों ने अपना डीएनए सैंपल डाल रखा था। पॉल जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर थे, उनके पास जो सैंपल उस ईस्ट एरिया रेपिस्ट के थे, उन डीएनए सैंपल को इन अवेलेबल डीएनए सैंपल से वह मिलाने लगे। जब कुछ भी मैच नहीं हुआ तो पॉल ने भी उस प्राइवेट वेबसाइट पर ईस्ट एरिया रेपिस्ट का डीएनए सैंपल डाल दिया। कुछ वक्त बाद जब एक व्यक्ति अपना डीएनए सैंपल इस वेबसाइट पर अपलोड करता है तो उसका डीएनए सैंपल ईस्ट एरिया रेपिस्ट के डीएनए सैंपल से मैच हो जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है, पर वह व्यक्ति बहुत यंग निकलता है, तो वह तो ईस्ट एरिया रेपिस्ट हो नहीं सकता था क्योंकि उसकी उम्र 70 से ज्यादा होनी चाहिए थी। पर इससे पुलिस को यह पता चल गया कि जो भी हो वह इस आदमी के रिलेशन में ही है, क्योंकि इसका डीएनए सैंपल उस कातिल से मैच करता था। इसके बाद पुलिस उस सस्पेक्ट को, जिसको कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट बुलाया जाता था, उसको ढूंढ लेती है। वह इसी व्यक्ति के खानदान में निकलता है। उसका नाम जोसेफ जेम्स डी एंजेलो था। उसकी उम्र 72 साल थी और कमाल की बात यह थी कि वह खुद भी पुलिस में ही था और 1976 में उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करती है। उधर उन्हें पता चलता है कि इसने रेप के अलावा 12 मर्डर भी किए हैं जो 1976 से 1986 के बीच में हुए थे। 21 अगस्त 2020 को इसको कोर्ट 51 रेप और 13 मर्डर के केस में मल्टीपल लाइफ इम्प्रिजमेंट देती है, जिसका मतलब है कि वह जिंदा कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। तो दोस्तों, इंसाफ देर से ही हो पर होता जरूर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का किस्सा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।